आप सबने आज तक लव मैरिज की तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, मगर हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये लव ट्रायंगल की कहानी एक बहुत बड़े ट्रेजेडी में बदल जाती है और जिसका अंत 3 मौतों से होता है। हालांकि इस केस में पुलिस को उन तीनों मौतों के लिए जिम्मेदार कल्प्रिट्स और एविडेंस सब कुछ मिल जाता है, मगर फिर भी पुलिस उन 3 मौतों के लिए किसी को भी सजा नहीं दिलवा पाती। यहाँ तक कि इस केस की फाइल को भी बंद कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि इतने बड़े केस की जांच पुलिस को बंद करनी पड़ती है, और इस केस में मरने वाले वो 3 लोग कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी, और इस शॉकिंग केस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए जानते हैं, सब कुछ डिटेल्स हैं इसी वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जेपी सारण एंड यू आर वाचिंग कविता बिंदु मर्डर मिस्ट्री। आज की हमारी कहानी के सबसे अहम किरदार हैं डॉक्टर रेवंत। डॉक्टर रेवंत कर्नाटका के चिकमंगलूर जिले के कादुर शहर में रहा करते थे और इसी शहर में उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। डॉक्टर रेवंत के साथ इनकी पत्नी बिंदु भी रहा करती थी। इनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 5 साल थी और छोटे बेटे की उम्र लगभग 11 महीने थी। रेवंत अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर ये खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि फरवरी साल 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे कि एक पल में ही पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 17 फरवरी 2020 शाम का समय था। रेवंत अपने क्लिनिक के लिए निकलते हैं। क्लिनिक पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो कुछ काम करते हैं और फिर शाम के लगभग 6:15 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी कविता बिंदु से फोन पर बात करते हैं और बच्चों का हालचाल पूछते हैं की तरह। और फिर हमेशा की तरह रात के 8 बजे के आसपास वो अपने काम से फ्री होकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रेवंत के काम से वापस आते ही रेवंत के पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक से डॉक्टर रेवंत के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। आवाज सुनकर सभी लोग डॉक्टर रेवंत के घर की ओर भागते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो नजारा देखा, उस नजारे को देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के अंदर फर्श पर रेवंत की पत्नी कविता खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर लूटपाट की है। अब चूंकि कविता खून से लथपथ पड़ी हुई थी, तो पड़ोसियों ने कविता को अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कविता इस दुनिया से जा चुकी थी। वो 2 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। जिसके बाद डॉक्टर रेवंत तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं और पूरी घटना के बारे में विस्तार से बता देते हैं, और फिर पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी वहीं पर बुला लिया जाता है। अब पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कविता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस डॉक्टर रेवंत के बयान पर इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। रेवंत पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी गायब है। रेवंत के मुताबिक लुटेरे पहले तो उसके घर में जबरदस्ती घुस आए और फिर वो घर में लूटपाट करने आए, जिसका शायद कविता ने विरोध भी किया होगा, और इसी के चलते लुटेरों ने कविता का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद कीमती सामान घर से लेकर वो फरार हो गए। अब पुलिस रेवंत के बयान के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर देती है। अब पुलिस इस मामले को लूटपाट के एंगल से इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन शुरुआती जांच में ही पुलिस को इस मामले में कुछ अजीब सा लगने लगता है। जैसे कि रेवंत बयान देता है कि घर में कुछ बाहरी लुटेरे आए और उन्होंने घर में लूट मचाई, मगर शुरुआती जांच में ही पुलिस को घर में जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान और सबूत नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर उन लुटेरों ने कविता के साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट या जबरदस्ती की होती, तो उसके स्ट्रगल के निशान भी वहां पर जरूर मिलते, लेकिन पुलिस को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। घर से कीमती जेवर गायब जरूर मिलते हैं और घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फोर्स एंट्री के भी सबूत नहीं मिलते, और जिसकी वजह से पुलिस का पहला शक डॉक्टर रेवंत पर ही जाने लगा। मगर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करने लगती है और तब तक अपनी जांच लूटपाट के एंगल से ही जारी रखते हैं। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कविता की हत्या बड़ी ही सफाई से की गई और वो एक प्रोफेशनल किलर ही कर सकता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि कविता का गला किसी हथियार से नहीं बल्कि एक तेज सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है। इसके अलावा कविता के शरीर में एनेस्थीसिया का भी हाई डोज पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया मतलब शक की सुई सीधे कविता के पति डॉक्टर रेवंत की तरफ ही जाती है। मगर फिर भी पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने वाले सभी रास्तों और घर के आसपास के जो सभी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालने का फैसला करती है। लेकिन इन सभी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आता। इसके अलावा पुलिस जब रेवंत की कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रेवंत पिछले काफी समय से किसी हर्षिता नाम की महिला के संपर्क में है और अपनी पत्नी कविता के मौत के बाद भी लगातार वे हर्षिता से बात कर रहा था। अब तक मिले सभी सबूत इस बात की ओर इशारा करने लगते हैं कि शायद रेवंत और हर्षिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसी के चलते रेवंत ने अपनी ही पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। और अब पुलिस सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर से रेवंत को कॉल करके थाने बुलाती है। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार रेवंत को फोन करके थाने पर बुलाया था। रेवंत हर बार पुलिस के बुलाने पर तुरंत थाने पहुंच जाता और अब तक वो लगातार पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा था। मगर जब 22 फरवरी 2020 को पुलिस एक बार फिर से रेवंत को थाने बुलाती है तो इस बार रेवंत समय पर पुलिस थाने नहीं पहुंचता। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस खुद ही रेवंत को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मगर तभी पुलिस को पास के ही बंदी कुपाल रेलवे गेट पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी होने की जानकारी मिलती है। पुलिस जब वहां पर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कविता के पति रेवंत की ही थी। 5 दिन पहले 2 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठा था और अब उनके पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। मगर यहाँ पुलिस के सामने सवाल ये था कि रेवंत की मौत कैसे हुई। क्या किसी ने रेवंत को मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया या फिर खुद रेवंत ने ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसका जवाब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। इसलिए पुलिस रेवंत की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस अब इस कड़ी में शामिल तीसरे किरदार यानी उस महिला की तलाश करना शुरू करती है जिसे लगातार रेवंत फोन पर बातें किया करता था। जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला की जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम हर्षिता है और वो फिलहाल बंगलुरु के राजेश्वरी नगर इलाके में रहती हैं। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। मगर ये क्या, पुलिस वाले हर्षिता तक पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस को जानकारी मिलती है कि हर्षिता ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुद की जान ले ली। पहले कविता, फिर रेवंत और अब ये हर्षिता। इस केस में कुल 3 लोग शामिल थे और अब ये तीनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर जाकर जांच करते हैं तो पुलिस को हर्षिता के घर से कुछ कीमती ज्वेलरी और जेवरात मिलते हैं। घर के अंदर से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये ज्वेलरी 18 तारीख को कविता के पति रेवंत ने ही हर्षिता को भेजी थी। ये सभी ज्वेलरी कविता की ही थी। इसके अलावा पुलिस को रेवंत और हर्षिता के फोन से भी कई अहम जानकारियां मिलती हैं। अब एक के बाद एक लगातार 3 मौतों से कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सोल्व करने का भी दबाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस अपने जांच के दायरे को बढ़ाती है और फिर एक के बाद एक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जाता है। फाइनली कुछ दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस वाले इस केस से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताते हैं। पुलिस द्वारा जांच के बाद किए गए खुलासे के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। दोनों काफी खुश थे। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता नाम की एक महिला से होती है। कुछ दावों के मुताबिक हर्षिता और रेवंत की मुलाकात घर किराए पर लेने देने के दौरान हुई थी। खैर, पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत ये भी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। रेवंत सब कुछ भूलकर हर्षिता से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस शादी में रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी कविता थी। रेवंत कविता से पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के
तरीके आजमाने लगता है, मगर वो हर बार नाकाम रहता है। उधर अब हर्षिता भी लगातार रेवंत पर शादी का दबाव बना रही थी, मगर यहाँ पर कमाल की बात तो ये थी कि हर्षिता की पहले से ही 2 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी लगभग साल 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती और हर्षिता का अपने पहले पति से डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद हर्षिता अपनी दूसरी शादी किसी सुंदर नाम के एक व्यक्ति से करती है। कविता और सुंदर के एक बच्चा भी होता है और वो तीनों बंगलुरु में एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव रेवंत पर ज्यादा बढ़ने लगता है तो रेवंत अपनी पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लग जाता है। डॉक्टर रेवंत चाहता था कि वो अपनी पत्नी को भी मार दे और इस मामले में उसका नाम भी नहीं आए। इसलिए पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 फरवरी 2020 को वो सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को अपने एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ पर भेज देता है और फिर धोखे से अपनी पत्नी कविता के शरीर में एनेस्थीसिया का एक हाई डोज देता है और एनेस्थीसिया की हाई डोज की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। और जब कविता बेहोश हो जाती है तो फिर रेवंत एक सर्जिकल ब्लेड से कविता का गला घोंट देता है और फिर घर में रखे कीमती जेवर निकालकर एक थैली में रख लेते हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी कविता के गले में पहना वो हार भी नहीं छोड़ा, उसे भी वो निकाल लेता है और वो उन ज्वेलरी को अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के पते पर बेच देता है। फिर बड़े आराम से अपने क्लिनिक से वापस आकर चीखने और चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। उधर कविता की मौत के अगले ही दिन यानी 18 फरवरी 2020 को घर से गायब किया हुआ वो पूरा सोना हर्षिता रिसीव कर लेती है। पुलिस वालों के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगने लगता है कि अब वो पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएगा और उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा, तो बस इसी डर से पुलिस के बुलाने के बाद वो थाने पहुंचने की बजाय सीधा रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और फिर चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब चूंकि कविता का मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल हो चुका था, इसलिए ग्राउंड लेवल पर इस पूरी खबर को मीडिया वाले लगातार फॉलो कर रहे थे और इसी के चलते कविता के पति रेवंत की मौत की खबर भी न्यूज चैनलों में आ जाती है और रेवंत की मौत की जानकारी न्यूज के माध्यम से हर्षिता को भी पता चल जाती है। हर्षिता को यह डर सताने लगता है कि हो ना हो पुलिस उस तक भी पहुंच आएगी और फिर उसे जेल भी जाना पड़ेगा और इसी डर और इसी खौफ की वजह से रेवंत की मौत के कुछ ही घंटों बाद हर्षिता भी अपने घर के कमरे के अंदर पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कविता के मरने की वजह और कविता को मारने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को इस केस की फाइल को बंद करना पड़ता है क्योंकि इस केस में जो प्राइम सस्पेक्ट थे रेवंत और हर्षिता वो इस दुनिया से जा चुके थे और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिस पर इस केस को चलाया जा सके। तो दोस्तों ये थी नाजायज रिश्तों की एक ऐसी कहानी जिसमें कुल 3 जानें चली जाती हैं, लेकिन इसमें बेचारी कविता बिंदु निर्दोष होकर भी मारी जाती हैं। बाकी आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।